नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त और आज बुक्स एंड ब्रेन के इस मंच पर हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें समय के उन गलियारों में ले जाएगी जहां एक महान राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। यह कहानी है हमारे भारत की, हमारे गणतंत्र की और उस पवित्र ग्रंथ की जिसने हमें एक सूत्र में पिरोया, भारतीय संविधान। सोचिए, एक देश जो सदियों की गुलामी के बाद अपनी स्वतंत्रता की पहली सुबह देख रहा था, उसे एक ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता थी जो न केवल उसके भविष्य का मार्गदर्शन करे, बल्कि उसके करोड़ों नागरिकों के सपनों, आकांक्षाओं और अधिकारों को भी सुरक्षित रखे। यह कोई साधारण काम नहीं था। यह एक ऐतिहासिक और विचारशील प्रक्रिया थी, जिसमें देश के कोने कोने से आए विद्वानों ने अपना ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता का योगदान दिया। यह वह समय था जब हर शब्द, हर अनुच्छेद पर गहन विचार विमर्श होता था। बहसें होती थीं, तर्क दिए जाते थे और हर प्रावधान को भविष्य की कसौटी पर परखा जाता था। यह केवल कुछ नियमों और कानूनों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा को परिभाषित करने का एक प्रयास था। इस प्रक्रिया में शामिल हर सदस्य इस बात से भली भांति परिचित था कि वे केवल एक दस्तावेज नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वे एक ऐसे भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। यह एक विशाल और जटिल कार्य था जिसकी भव्यता आज भी हमें प्रेरित करती है। तो चलिए, कंप्यूटर जी की सहायता के बिना हम और आप मिलकर इस ज्ञान के सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इस महान दस्तावेज ने आकार लिया, किन महान हस्तियों ने इसे गढ़ा और कैसे यह आज भी हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बना हुआ है। आइए मेरे साथ इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बने और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को सरल और संक्षिप्त रूप में समझें। यह जानना हम सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। तो देवियों और सज्जनों, हमारी कहानी का पहला पड़ाव आता है वर्ष 1946 में। भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता की सुबह का सूरज क्षितिज पर दस्तक दे रहा था। इसी उम्मीद के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, संविधान सभा का गठन। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यह उस भारत का सूक्ष्म रूप थी जिसका सपना देखा जा रहा था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के हर क्षेत्र, हर समुदाय, हर वर्ग और हर विचारधारा को प्रतिनिधित्व मिले। इसमें रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ताकि एक एकीकृत भारत की तस्वीर पूरी हो सके। इस सभा में कुल 389 सदस्य थे, जो बाद में देश के विभाजन के पश्चात 299 रह गए। ये सदस्य केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज थे, कानून के विशेषज्ञ, विद्वान, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी। कल्पना कीजिए उस हॉल का दृश्य जहां डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष और सरोजिनी नायडू जैसी प्रखर वक्ता एक साथ बैठकर एक राष्ट्र के भविष्य पर मंथन कर रहे थे। यह विविधता ही इस सभा की सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि इसने यह सुनिश्चित किया कि बनने वाला संविधान वास्तव में हम, भारत के लोगों की आवाज हो, किसी एक गुट या वर्ग की नहीं। देवियों और सज्जनों, जब इतना बड़ा कार्य हो तो उसे सही दिशा देने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, जिनकी शांत और धैर्यपूर्ण अध्यक्षता ने सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सूझबूझ और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता ने जटिल बहसों के दौरान भी सदन की गरिमा को बनाए रखा। वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह थे जो विचारों के महासागर में सभा की नाव को सही दिशा दिखा रहे थे। हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो। लेकिन इस विशाल कार्य को व्यवस्थित करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इस समिति के अध्यक्ष थे महान विधिवेत्ता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर। उन्हें भारतीय संविधान का जनक या मुख्य वास्तुकार कहा जाता है, और यह उपाधि सर्वथा उचित है। डॉ. आंबेडकर और उनकी समिति ने दुनिया के विभिन्न संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल एक विस्तृत और मजबूत प्रारूप तैयार किया।
उनके साथ अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर और के एम मुंशी जैसे अन्य कानूनी दिग्गज भी थे, जिन्होंने इस प्रारूप को अंतिम रूप देने में अपनी पूरी मेधा और परिश्रम लगा दिया। अब जब मंच तैयार था और कलाकार अपनी भूमिकाओं में थे, तो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हुआ, संविधान का प्रारूप तैयार करना। यह प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति या समिति के विचारों तक सीमित नहीं थी। डॉ. आंबेडकर और उनकी प्रारूप समिति ने विश्व के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली का विचार लिया, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए और कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जैसे कोई माली दुनिया के सबसे खूबसूरत बगीचों से बेहतरीन फूल चुनकर अपना एक अनूठा गुलदस्ता तैयार कर रहा हो। पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और इसे देश की जनता, प्रेस और प्रांतीय विधानसभाओं के विचार विमर्श के लिए 8 महीने का समय दिया गया। यह लोकतंत्र का एक अद्भुत उदाहरण था। लोगों की आलोचनाओं, सुझावों और टिप्पणियों के प्रकाश में प्रारूप समिति ने एक दूसरा प्रारूप तैयार किया। इस पर सभा में गहन चर्चा हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, देवियों और सज्जनों, कि संविधान के प्रारूप पर लगभग 7,635 संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 2,473 पर सभा में विस्तार से बहस हुई। यह दर्शाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर पहलू पर कितनी गंभीरता और बारीकी से विचार किया था। तो इतने मंथन के बाद जो अमृत निकला, उसकी कुछ बूंदों पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान की सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है इसके मौलिक अधिकार। ये वे अधिकार हैं जो हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जो राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखते हैं। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर भारतीय को जन्म से प्राप्त होता है। इसके साथ ही संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी समावेश किया गया। ये वे सिद्धांत हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इनमें समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का गठन और सभी के लिए समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्श शामिल है। संविधान ने भारत के लिए एक संघीय ढांचा अपनाया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, लेकिन साथ ही एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था भी की गई, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता और वयस्क मताधिकार जैसी विशेषताएं हमारे संविधान को दुनिया के सबसे प्रगतिशील दस्तावेजों में से एक बनाती है। देवियों और सज्जनों, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हां, ठीक सुना आपने। हमारे संविधान को अंतिम रूप देने में ठीक इतना ही समय लगा। इस अवधि के दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जो 165 दिनों तक चली। यह अथक परिश्रम, गहन विचार विमर्श और अटूट समर्पण का परिणाम था। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को पूरी तरह से तैयार करके अंगीकृत किया, यानी अपनाया। इस दिन सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद और अन्य सदस्यों ने इस पवित्र दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान के कुछ प्रावधान, जैसे नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से संबंधित अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक और विशेष तिथि को चुना गया। ये तिथि थी 26 जनवरी 1950। इस तिथि का अपना एक ऐतिहासिक महत्व था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में इसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। उसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाते हैं। एक प्रश्न जो अक्सर लोगों के मन में आता है, वह भाषा से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषा का क्या महत्व है।
इसलिए यह निर्णय लिया गया कि संविधान का मूल पाठ केवल एक भाषा में नहीं बल्कि 2 भाषाओं में तैयार किया जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई और अंततः यह सहमति बनी कि दोनों ही पाठ समान रूप से प्रामाणिक और मान्य होंगे। यह कदम भाषाई समानता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा यानी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान की मूल प्रतियां जो आज भी संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखी हैं, हस्तलिखित हैं। इन्हें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी सुंदर लिखावट में लिखा था और आचार्य नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने इन्हें कलाकृतियों से सजाया था। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह कला और संस्कृति का एक संगम भी है जो हिंदी भाषा को उसका उचित सम्मान और स्थान देता है और हमारी राष्ट्रीय पहचान को और भी मजबूत करता है। तो देवियों और सज्जनों, अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। सवाल यह उठता है कि इस संविधान का हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए क्या महत्व है। इसका महत्व केवल कुछ कानूनों या नियमों के संग्रह में नहीं है। इसका महत्व इस बात में है कि इसने करोड़ों लोगों को जो विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों में बंटे हुए थे, एक साझा पहचान दी, भारतीय होने की पहचान। इसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। संप्रभु यानी अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, समाजवादी यानी सामाजिक और आर्थिक समानता का लक्ष्य, धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा, और लोकतांत्रिक गणराज्य यानी शासन की बागडोर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होगी और देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। यह संविधान ही है जो सरकार को शक्ति देता है और साथ ही उस शक्ति को सीमित भी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। यह हमें अधिकार देता है तो साथ ही हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर हमारा पूरा राष्ट्र घूमता है। यह वह नींव है जिस पर हमारे सपनों का भारत खड़ा है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारे संविधान के निर्माण की संक्षिप्त कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि महान चीजें धैर्य, दूरदर्शिता और सामूहिक प्रयास से ही संभव होती हैं। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सपनों का जीवंत प्रतीक है। यह वह मार्गदर्शक प्रकाश है जो दशकों से भारत का पथ प्रदर्शन कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। इसने हमें एक ऐसी व्यवस्था दी है जहां हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। इसने हमें एक ऐसा ढांचा दिया है जो हमारी अनेकता में एकता को संजोए रखता है। जब भी हम अपने तिरंगे को शान से लहराते हुए देखते हैं या अपने राष्ट्रगान की धुन सुनते हैं तो हमें उस संविधान को याद करना चाहिए जो इन सभी प्रतीकों को अर्थ देता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल इसके द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति सजग रहें बल्कि इसके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा से पालन करें। हमें इसके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। यह एक सतत यात्रा है और हम सभी इस यात्रा के सहयात्री हैं। आज बुक्स एंड ब्रेन के इस मंच से हम उन सभी महान आत्माओं को नमन करते हैं जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज को बनाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। याद रखिए, भारतीय संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत बनाता है। जय हिंद।